हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हमने कक्षा 10 का अध्याय 6 के दो भाग पढ़ लिए थे। ठीक है। और अध्याय 6 का नाम है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइफ प्रोसेस। ठीक है। इसका भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो भाग पढ़ लिए थे और दो भाग में इस पाठ में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं वो सभी परिभाषाएं पढ़ी थी और हम टॉपिक वाइज किताब के अनुसार चल रहे हैं। तो अब हमारा टॉपिक आ गया है तीसरे भाग में, मानव में पोषण। ठीक है। मानव में पोषण यानी कि मानव में जो पाचन की क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, सभी प्रक्रियाओं के सभी जो प्रक्रिया हो रही है मानव में जो पाचन हो रहा है उसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। इस भाग में खाली हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण। ठीक है। इसमें हम मानव में जो खा पाचन किस चीज़ का हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसी प्रकार से इसको सभी को इस डायग्राम के साथ अच्छी तरीक़ा से लिख लेना है। ठीक है। यह पहली बात सुनिए, मानव में पोषण दो प्रकार से होता है। पहला होता है आहारनाल में होता है, दूसरा पाचक ग्रंथियां करती हैं। ठीक है। पहले तो आहारनाल में होता है और दूसरी पाचक ग्रंथियों में होता है। ठीक है। और आहारनाल जो लंबाई होती है इसकी 8 से 10 मीटर की होती है। ठीक है। आहारनाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर की होती है। ठीक है। और इसमें पहला भाग जो होता है मुख होता है, मुख से भोजन जो पचना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। और मुख में सबसे पहले किसका पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। और दूसरा भाग है ग्रेसनी। ठीक है, ये ग्रेसनी है। और तीसरा है घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन का कुछ कार्य नहीं है, खाली उसका एक कार्य है भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना। यह पाचन में सहायक नहीं होता है, लेकिन ये एक काम करता है, भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है खाली बस। ठीक है। अगला है ग्रेस नली। क्या है? ग्रेस नली। ठीक है। इसका दूसरा नाम है ग्रेसिका। फिर अगला भाग है अमाशय। अगला भाग क्या है? अमाशय। ठीक है। उससे अगला भाग है छोटी आंत। ये क्या है? फिर अंदर ये क्या है? पतली पतली सी छोटी आंत। ठीक है। फिर क्या है? बड़ी आंत। ये जो बड़ी बड़ी सी बन रही है ये क्या है? बड़ी आंत। ठीक है। और इसके अंत में क्या है? मलद्वार। ठीक है। ये क्या हो गई? आहारनाल के भाग हो गए। अब पढ़ेंगे हम पाचक ग्रंथियां। ठीक है। और पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है जठर ग्रंथि, और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि, और चौथी है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि कहाँ पर पाई जाएगी? यकृत में पाई जाएगी। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो होती है वो आमाशय में पाई जाती है। लार ग्रंथि जो होती है मुख में पाई जाती है। ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है। तो इससे पहले आप क्या करना है, सभी को डायग्राम इसी प्रकार से आप सभी को पैटर्न वाइज लिख लेना है। ठीक है। इससे इसको लिखने के बाद हम आपको पहले मुख के बारे में समझाएंगे, फिर इन टॉपिकों को धीरे धीरे कंप्लीट डिटेल तरीका से समझाएंगे। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने साथियों के साथ वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। देखिए, आप सभी ने ये लिख लिया होगा, हम आगे चलते हैं। ठीक है। आपको जब ये क्वेश्चन आता है कि मानव में पाचन को समझाइए। ठीक है। मानव में पाचन या फिर मानव में पोषण, ये क्वेश्चन आता है तो आप सभी को ये डायग्राम बनाना है। पहले तो हमारा पाचन कहाँ पर किस किस का हो रहा है, फिर उसके बाद ये भाग लिखने हैं आहारनाल के, ये पाचक ग्रंथियाँ निकली हैं, फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में लिखना है। ठीक है। तो इससे पहले हम आहारनाल को पढ़ते हैं। ठीक है। पाचक ग्रंथियों से पहले हम क्या पढ़ते हैं? आहारनाल को। क्या पढ़ेंगे? आहारनाल को। ठीक है। आहारनाल मैंने अभी बताया था, आहारनाल खान खान से खान खान तक फैली हुई होती है। यह मुख से लेकर मुख से लेकर मलद्वार तक फैली हुई होती है। मलद्वार तक फैली हुई होती है, फैली हुई होती है। ठीक है। मुख से आहारनाल तक फैली हुई होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई
8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, आहारनाल के बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है, यही लिखना है कि यह मुख से मल द्वार तक फैली हुई होती है और इसकी लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर तक होती है। ठीक है, यह आहारनाल के बारे में लिखना है। फिर इसके बारे में हम इसके जो पॉइंट बताए थे, हमने मुख बताया था, ग्रेसनी बताया था, घाटी ढक्कन बताया था, उन सभी के बारे में एक एक को अलग अलग समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा, हम मिटा देते हैं इसको। अब पढ़ेंगे हम पहला भाग मुख। क्या पढ़ेंगे? मुख। मुख को आप सभी जानते होंगे, मुख एक कैसी संरचना होती है? मुख एक कटोरीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? मुख एक कटोरीनुमा संरचना होती है जो दो जबड़ों के मध्य क्या होती है? घिरी हुई होती है। ठीक है, तो आप देखिए मुख जो होता है वो कटोरीनुमा संरचना होता है। देखिए आप मुख को देखिए, कटोरीनुमा संरचना होती है। मुख कैसी संरचना होती है? कटोरीनुमा संरचना होती है जो दो जबड़ों यानी ऊपरला जबड़ा और निचला जबड़ा, इन दोनों जबड़ों के मध्य घिरा हुआ होता है। ठीक है, घिरा हुआ होता है, नहीं घिरा होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है, और इन दोनों जबड़ों के मध्य एक जिह्वा पाई जाती है। इन दोनों जबड़ों के मध्य क्या पाई जाती है? जिह्वा पाई जाती है। देखिए मैं बताता हूं अभी, ये क्या जिह्वा पाई जाती है। ठीक है, और जो किस तंतु से जुड़ी हुई होती है? फ्रेनुलम तंतु से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मैं आपको फ्रेनुलम तंतु को बताता हूं कैसे कि जैसे जीभ को जब आप ऊपर करते हैं तो एक ये तंतु जो दिखाई देता है, ये तंतु ही जो होता है यही क्या है? फ्रेनुलम तंतु होता है। ठीक है, ये जीव को जोड़े रखता है। ठीक है, और इससे आगे क्या पढ़ेंगे हम कि जो हमारे मुख में जो फ्रेनुलम तंतु पाया जाता है जो जीव को क्या करता है? जोड़े रखता है। ठीक है, और हमारे मुख में कितने दांत पाए जाते हैं? मुख में 32 दांत पाए जाते हैं जो कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को हम इसमें लिखते हैं, फिर दांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है मुख एक कटोरे नुमा संरचना होती है जो दोनों जबड़ों के मध्य घिरी हुई होती है। जो दोनों जबड़ों के मध्य घिरी हुई होती है, घिरी हुई होती है, दोनों जबड़ों के मध्य घिरी हुई होती है। ठीक है, यही लिखना है आपको। और इसके अंदर क्या लिखना है? मुख के दोनों जबड़ों के मध्य एक जिह्वा पाई जाती है। एक जिह्वा पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है जो फ्रेनुलम तंतु से जुड़ी हुई होती है। जो किस तंतु से जुड़ी हुई होती है? फ्रेनुलम तंतु से जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, किस तंतु से जुड़ी हुई होती है? फ्रेनुलम तंतु से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद लिखना है मुख में 32 दांत पाए जाते हैं। मुख में 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं मुख में? 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, जो 4 प्रकार के होते हैं। जो कितने प्रकार के होते हैं? जो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिखना क्या है? मुख के बारे में क्या लिखना है? मुख एक कटोरीनुमा संरचना होती है जो दोनों जबड़ों के मध्य घिरी हुई होती है। मुख के दोनों जबड़ों के मध्य एक जिह्वा पाई जाती है जो फ्रेनुलम तंतु से जुड़ी हुई होती है। मुख में 32 दांत पाए जाते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सभी को आपको लिखना है। फिर हम दांत के बारे में समझेंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, आप सभी इसको जल्दी से लिखिए। रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक ले लेना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं।
क्या पढ़ रहे थे हम? मुख, ठीक है। और मुख में क्या पढ़ रहे थे? दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो पहला प्रकार है दांत का, क्या है? कृतक। कौन से दांत होते हैं? कृतक दांत। कौन से दांत होते हैं? कृतक दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? कृतक दांत होते हैं, ठीक है। दूसरा दांत क्या होता है? रदनक। दूसरा दांत कौन सा होता है? रदनक, ठीक है। और तीसरा दांत होता है अग्रचवर्णक। क्या होता है? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक होता है। और चौथा होता है चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसाइजर, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, इसको बोलते हैं मोलर, ठीक है। ये 4 प्रकार हो गए, ठीक है। अब इन दांतों के कार्य लिखते हैं। देखिए, कृतक दांत से स्पष्ट हो रहा है कि कृतक कहते क्या हो गया? कृतक, ठीक है। तो कृतक दांत जो होते हैं वो किसका कार्य करते हैं? काटने का कार्य करते हैं। भोजन को क्या कार्य करते हैं? काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कृतक दांत जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? यह दांत काटने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? काटने का कार्य करते हैं। यह दांत काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। कृतक दांत जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। कृतक दांत जो होते हैं इंसाइजर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इंसाइजर कृतक को ही कहते हैं, ठीक है। यह दांत काटने का कार्य करते हैं। अगला है रदनक, और रदनक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैनाइन, ठीक है। और जो कैनाइन दांत जो होते हैं वो किसका कार्य करते हैं? चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यह दांत जो होते हैं वो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। यह दांत चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने फाड़ने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आपने देखा होगा मांसाहारी जो जंतुओं होते हैं, मांसाहारी जंतुओं में यह दांत जो रदनक दांत होता है वो सबसे विकसित पाया जाता है, ठीक है। अगला है अग्रचवर्णक, और अग्रचवर्णक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और प्रीमोलर का कार्य क्या होता है? यह दांत जो होते हैं, ये दोनों दांत जो होते हैं वो चबाने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। जो अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं वो किसका कार्य करते हैं? यह दांत चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। किसका कार्य करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। यह दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये दांत जो होते हैं वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला है चवर्णक, ठीक है। अगला क्या है? चवर्णक। और चवर्णक दांत भी क्या कार्य करते हैं? ये अग्र चवर्णक जो कर रहा है उसी काम को ये करते हैं, ठीक है। तो लिखना क्या है? यह दांत चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। यह दांत भोजन को क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। इनके कार्य लिखने हैं। और देखिए इनके हम वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें दांतों की संख्या बताते हैं, ठीक है। जो कृतक दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने दांत होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। और रत्नक दांत जो होते हैं वो वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। और अग्रचवर्णक कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। अग्रचवर्णक दांत भी कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। और चवर्णक दांत जो होते हैं वयस्क मनुष्य में ही पाए जाते हैं। ओनली किस मनुष्य में पाए जाते हैं? वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं। जो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये बच्चे में ये दांत नहीं पाए जाते हैं। 12 दांत जो होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं, यानी कि जो यंग जो मनुष्य होता है उसमें ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी इसको जल्दी लिखिए। तो आशा है, उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम दंत सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चे का दंत सूत्र और वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र को पढ़ेंगे, ठीक है।
हर एक चीज़ को विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी से मतलब फर्ज बनता है कि सभी वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने भाई बहनों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, उनको बताना है कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल रही है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम। पढ़ रहे थे मुख। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? मुख। अब मुख में हमने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन दांत के बारे में चल रहे थे। दांत के प्रकार पढ़े थे, कार्य पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे हम? दांत का सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वयस्क मनुष्य का और बच्चों का दंत सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। ठीक है, वयस्क मनुष्य का क्या पढ़ेंगे हम? दंत सूत्र। ठीक है, तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र जो होता है वो होता है 21-23 बटे में 21-23 इंटू 2। ठीक है, ये क्या होता है? वयस्क मनुष्य का क्या होता है? दंत सूत्र होता है। वयस्क मनुष्य का क्या होता है? दंत सूत्र होता है। ठीक है, देखिए 2 से इसको गुणा किया तो क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इससे इसका किया तो 2 हो गया, और इससे इसका किया तो 4 आ गया, इससे इसका किया तो 6 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया? 42-46। तो एक जबड़े में संख्या कितनी होती है? मतलब कि 4 तो कृतक दांत होते हैं, 2 रत्नक होते हैं, 4 अग्र चवर्णक होते हैं, 6 कौन से होते हैं? चवर्णक होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार निचले से गुणा करते हैं तो सेम वही आता है। 4 2 6 4 2 4 2 4 6। ठीक है, यही आते हैं। तो ठीक है, एक जबड़े में दांत ये रहे ऊपरले जबड़े में, और निचले जबड़े में ये रहे। ठीक है, तो ये जबड़े हैं दांतों में, मतलब ये दांत हैं। ठीक है, ये ऊपरले जबड़े की बात करते हैं, ये निचले जबड़े हैं। ठीक है, इनसे इनको गुणा किया तो ये आ गया। ये ऊपरले जबड़े के दांत हैं और ये निचले जबड़े के दांत हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? कृतक, ये रत्नक, और ये अग्र चवर्णक, और ये चवर्णक। सेम वही यही कृतक, रत्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। ठीक है, तो इनको कुल देखा जाए तो 8 4 8 4 8 12। ठीक है, 8 4 8 12। ठीक है, ये कुल दांत होते हैं। तो देखिए कृतक दांत कितने हो गए? 8 हो गए, और रत्नक दांत कितने हो गए? 4 हो गए, और अग्र चवर्णक दांत कितने हो गए? 8 हो गए, और चवर्णक दांत कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो ये हमने किसका पढ़ा? वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र पढ़ा। ठीक है, तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगला है बच्चे का दंत सूत्र। क्या पढ़ेंगे? बच्चे का दंत सूत्र। बच्चे का दंत सूत्र। ठीक है, तो बच्चे का दंत सूत्र पढ़ेंगे। तो बच्चे के दंत सूत्र में मैंने अभी बताया था, उसमें चवर्णक दांत नहीं होते हैं। ठीक है, तो चवर्णक दांत ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा, लेकिन ये 3 की जगह है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चवर्णक दांत है वो बच्चे में पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो 21-20 बटे में 21-20, 21-20 बटे में 21-20 इंटू में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो गया? बच्चे का दंत सूत्र हो गया। ठीक है, तो 2 से 2 गुणा किया तो कितना आ गया? 4 आ गया। 2 से 1 का किया तो 2 आ गया, और 2 का 2 से किया तो 4 आ गया, और 2 का 0 से किया तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऊपरले जबड़े में दांत हो गए। ठीक है, तो कृतक दांत कितने होते हैं बच्चों में? ऊपरले जबड़े में 4 तो कृतक होते हैं, 2 रत्नक होते हैं, 4 अग्र चवर्णक होते हैं, और 0 क्या होते हैं? चवर्णक होते हैं। चवर्णक दांत नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेम वही नीचे आता है, 4 2 4 0। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बच्चे में दंत सूत्र का? ये। ठीक है, और ये किसका है? वयस्क का है। अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या बनता है? 8 8 4 8 0। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, तो आप देखिए ये कौन से दांत हैं? कृतक दांत हैं, और ये कौन से हैं? रत्नक दांत हैं, और ये अग्र चवर्णक हैं, और ये कौन से हैं? चवर्णक हैं। ठीक है, तो बच्चों में कुल दांत कितने होते हैं? 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए, और 4 कितने हो गए? 20। तो 20 दांत बच्चे में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि वयस्क मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? 32 दांत। ठीक है, तो ये 12 दांत और जुड़ जाते हैं, यानी कि 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए, और 12 और 20 कितने हो गए? 32। ठीक है, तो आप सभी इसको जल्दी लिखिए। आप सभी इसको जल्दी लिखिए। ये वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र है, और ये बच्चे का दंत सूत्र है। ठीक है,
आप जल्दी लिखिए, कोशिश जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये मान रखता है आपको कितना आप याद है कितना नहीं है। आप जितना लिखोगे जितना, उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा याद है, आप लिखने में असमर्थ हैं, तो आपको परसेंटेज आपकी हमेशा ही कम बनेगी। इस बात को याद रखना। ये लगभग बच्चों के साथ हमेशा ये घटना घटती रहती है, ठीक है। इसलिए आप अपनी इस वीडियो को तेज कर लीजिए, ठीक है। अब आप आगे पढ़ेंगे। मानव के दांत जो हैं वो एकार दंती होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और दुबार दंती कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और गर्त दंती। हम 3 परिभाषा पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे हम कौन सी, एक बार एकार दंती, दूसरी दुबार दंती, और तीसरी गर्त दंती, ठीक है। हम फिर मुख का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। फिर ग्रीष्णी को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम, एकार दंती, एकार दंती, ठीक है। तो एकार दंती का मतलब क्या है समझिए। वे दांत जो मानव जीवन में एक बार उगते हैं, एक, ठीक है। एक जो यहां पर लिख रहा है, इस एक से याद रखिए, एक बार दंती, ठीक है। जो मानव जीवन में कितनी बार उगते हैं, एक बार उगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक बार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं, एकार दंती कहते हैं। यानी कि वे दांत जो मानव जीवन में कितनी बार उगते हैं, एक बार उगते हैं। वे दांत जो मानव जीवन में एक बार निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एकार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं, एकार दंती कहते हैं, ठीक है। एकार दंती कहते हैं। जो कितने दांत होते हैं, वो दांत होते हैं 12, ठीक है। वो 12 कौन से हैं, चवर्णक, जो बच्चे में नहीं पाए जाते हैं। वही दांत जो क्या होते हैं, चवर्णक जो दांत होते हैं वो 12 होते हैं, जो मानव जीवन में क्या होते हैं, एक बार निकलते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एकार दंती कहते हैं। जो एक जीवन में एक बार निकलते हैं मानव जीवन में, उन्हें हम एकार दंती कहते हैं। अगली डेफिनेशन है दुबार दंती। दुबार दंती, ठीक है। और दुबार दंती तो आप जानते होंगे, जब आपने ये समझ लिया तो दुबार दंती आपको समझने में आसान पड़ेगी। यानी वे दांत जो मानव जीवन में कितनी बार उगते हैं, 2 बार निकलते हैं, ठीक है। जो वे दांत जो मानव जीवन में कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुबार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं, दुबार दंती कहते हैं। तो लिखिए, वे दांत जो मानव जीवन में दो बार निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुबार दंती कहते हैं। उसे दुबार दंती कहते हैं, ठीक है। वे दांत जो मानव जीवन में 2 बार निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुबार दंती कहते हैं। और दुबार दंती जो दांत होते हैं 2 बार उगते हैं, वो 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, जो 20 दांत होते हैं, बच्चे में भी पाए जाते हैं, वयस्क मनुष्य में भी पाए जाते हैं। तो उसी को इसी प्रकार कह सकते हैं। तो वे 20 दांत जो होते हैं, 20 दांत यानी कौन कौन से 20 दांत, कृतक होते हैं, रत्नक होते हैं, और अग्रचवर्णक होते हैं। ये तीनों दांत जो होते हैं, ठीक है, कृतक, रत्नक और अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, ये दांत जो होते हैं मानव जीवन में 2 बार निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दुबार दंती कहते हैं। तो आप सभी इसको जल्दी लिखिए। एक और डेफिनेशन है जिसका नाम है गर्त दंती, ठीक है। तो इससे पहले इन सभी को लिखिए। आशा है, उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा। हम जल्दी से हम अपनी भी स्पीड बढ़ा लेते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से लिखने की कोशिश कीजिए। अगली डेफिनेशन है गर्त दंती। क्या है, गर्त दंती। तो गर्त दंती का मतलब समझ गए, गड्ढे में। मतलब वे दांत, मतलब कि मानव के दांत जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, मसूड़े में पाए जाते हैं। और मसूड़े के क्या होता है, मसूड़े में एक खांस सी बनी हुई होती है, मसूड़े की मांस तो होता है, उसमें धसे हुए होते हैं। तो मानव के दांत गड्ढे में पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। तो लिखिए, मानव के दांत गड्ढे में पाए जाते हैं,
मानव के दांत गड्ढे में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गर्ददंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्ददंती कहते हैं। ठीक है, गर्ददंती कहते हैं। ठीक है, तो गर्ददंती की डेफिनेशन क्या होगी कि वे दांत जो मानव जीवन में, मतलब कि वे दांत जो गड्ढे में पाए जाते हैं, वे दांत यानी कि मानव के दांत गड्ढे में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गर्ददंती कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गर्ददंती कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको जल्दी लिखिए। तो आशा है, उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा। हम पहला भाग मुख कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे हम ग्रसनी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? दूसरा भाग है ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। तो ग्रसनी कहां पर पाई जाती है? जीव के पिछले भाग में पाई जाती है। जीव के पिछले भाग में पाई जाती है। तो मुख के जीव के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पीनुमा संरचना से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कुप्पीनुमा संरचना से जुड़ा हुआ होता है, जो भोजन को कहाँ पहुंचाता है? आगे पहुंचाता है। ठीक है, जो आहार नाला में पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं? हम ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, जीव के जिह्वा के पिछले भाग में, जिह्वा के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पीनुमा संरचना से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कुप्पीनुमा संरचना से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो भोजन को भोजन को आगे आहार नाल में पहुंचाता है। ठीक है, आहार नाल में पहुंचाता है। ठीक है, और इस बात को याद रखना, ग्रसनी में जो होता है वो भोजन भी होता है और श्वास दोनों ही मिलकर के आती हैं। और इससे आगे एक संरचना आती है जिसको बोलते हैं घाटी ढक्कन, और वो घाटी ढक्कन होता है। वहां से घाटी ढक्कन जो कार्य करता है वो भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। ठीक है, तो इसलिए श्वास को श्वसन नली में जाने देता है और भोजन को ग्रसन नली में जाने देता है। ठीक है, तो लिखिए, इस बात को भी लिख लेना है कि इसमें भोजन और श्वास दोनों का ही पथ है। यह भोजन एवं श्वास दोनों का पथ है। ठीक है, दोनों का पथ है। ठीक है, तो जल्दी लिखिए, आप सभी से उम्मीद है आप सभी जल्दी से जल्दी लिखिए। तो जिह्वा के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पीनुमा संरचना से जुड़ा हुआ होता है, जो भोजन को आगे आहार नाल में पहुंचाता है, और यह भोजन एवं श्वास दोनों का पथ है। ठीक है, पथ मतलब रास्ता है, मतलब इसी से जाता है। ठीक है, तो आशा उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं, और अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक ले लेना है। ठीक है, तो ग्रसनी कंप्लीट हो गई। तीसरा भाग है घाटी ढक्कन। क्या है? घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन को बोलते हैं इंग्लिश में एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ठीक है, तो एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। ठीक है, क्या करता है? भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। ठीक है, और यह ग्रसनी और ग्रसन नली दोनों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, यह है ग्रसनी, यह ग्रसनी एवं ग्रसन नली दोनों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, दोनों के मध्य पाया जाता है। जो भोजन को श्वसन नली में, जो भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। ठीक है,
बस यही लिखना है, ठीक है। तो लिखिए, ये ग्रसनी एवं ग्रसनली दोनों के मध्य पाया जाता है, जो भोजन को श्वसन नली में यानी कि श्वसन नली में जाने से रोकता है, ठीक है। आप जल्दी लिखिए। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो आप लिख लिया होगा, हम चौथे भाग को पढ़ते हैं, ठीक है। अब कौन सा भाग पढ़ेंगे? चौथा। और चौथे भाग का नाम है क्या है? ग्रसन नली। क्या है? ग्रसन नली। तो आप देखिए, ग्रसन नली किसके बाद पाई जाती है? घाटी ढक्कन के बाद पाई जाती है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है? यह घाटी ढक्कन के घाटी ढक्कन के यह घाटी ढक्कन के बाद पाई जाती है, बाद पाई जाती है, ठीक है। बाद पाई जाती है जो जो भोजन को क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। आमाशय तक पहुंचाती है, आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। कौन पहुंचाती है? ग्रसन नली जो होती है वो घाटी ढक्कन के बाद पाई जाती है, जो भोजन को क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। ये आपको लिखना है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रसन नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है। ग्रसन नली में क्या लिखना है? यह घाटी ढक्कन के बाद पाई जाती है, जो भोजन को क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। और ग्रसन नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिखा देता हूं अभी। यह आमाशय के जठरागम भाग से जुड़ी होती है, जठरागम भाग से जुड़ी होती है, ठीक है। तो आप सभी इसको जल्दी लिखिए। तो आप सभी ने लिख लिया होगा, या फिर थोड़ा टाइम और दे देता हूं, लिख लीजिए जल्दी। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा। हम आगे आमाशय को पढ़ेंगे, ठीक है। 4 भाग हमने पढ़ लिए हैं। अगला है 5वां भाग। अगला भाग कौन सा है? 5वां भाग। और 5वें पर कौन आता है? आमाशय। ठीक है। पहले देखिए, आमाशय कैसी संरचना का होता है। तो आमाशय जो होता है वो उल्टे जे आकार की संरचना का होता है। कैसी संरचना का होता है? आमाशय जो होता है वो कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल, वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। कैसा होता है?
उल्टे आकार का होता है, ठीक है। तो पहले बोल देता हूँ आमाशय के बारे में, कुछ बोल देता हूँ। आमाशय उल्टे जे आकार का होता है, ठीक है। और आगे आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और इसमें ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का स्रावन करती हैं, ठीक है। और इसमें जठर रस पाया जाता है, ठीक है। और जठर रस जो होता है वो भोजन को पचाने में सहायक करता है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं आमाशय जो होता है, आमाशय में भोजन जो होता है वो कम से कम कुछ किताबों में 3 से 4 घंटे बताया गया है, तो कुछ किताबों में 4 से 5 घंटे बताया गया है। तो आप मानिए 3 से 4 घंटे भोजन कहाँ पर रुकता है, आमाशय में ही रुकता है, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें लिखना है। और इसमें जो आमाशय में जो होता है खाली प्रोटीन का पाचन होता है और इसमें अम्लीय माध्यम प्रदान कौन करता है, HCl करता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। लिखिए आमाशय उल्टे जे आकार का होता है, ठीक है। उल्टे जे आकार का होता है, आमाशय उल्टे जे आकार का होता है, ठीक है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। और आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिका पाई जाती है, आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। जो HCl का क्या करती है, स्रावन करती है, ठीक है। HCl का स्रावन करती है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो जठर रस का स्रावन करती है, जठर रस का स्रावन करती है, ठीक है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, ठीक है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, ठीक है। यह आमाशय के बारे में लिखना है कि आमाशय उल्टे जे आकार का होता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का स्रावन करती हैं। और इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का क्या करती है, स्रावन करती है। और इसमें भोजन जो होता है वो 3 से 4 घंटे रुकता है, यानी कि 3 से 4 घंटे ठहरता है, ठीक है। और इसमें भोजन अम्लीय होता है, ठीक है। इसमें भोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, ठीक है। अब इस बात को आप सभी को लिखना है कि आमाशय के बारे में सभी डिटेल्स है, इस आमाशय के बारे में डिटेल्स को लिखनी है। फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम आमाशय के प्रकार, यानी आमाशय के 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जठरागम, दूसरा होता है फंडिस और तीसरा होता है जठरनिगम, ठीक है। इससे पहले आप सभी इसको जल्दी लिखिए। क्या लिखना है कि आमाशय उल्टे जे आकार का होता है और आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का स्रावन करती हैं। और इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का क्या करती है, स्रावन करती है। और इसमें भोजन जो होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे रुकता है, ठीक है, घंटे रहता है। और इसमें भोजन अम्लीय माध्यम में रहता है, अम्लीय होता है, ठीक है। आप सभी ने ये लिख लिया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं और नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक ले लेना है, ठीक है। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम आमाशय के भाग। आमाशय के भाग, तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है, पहला भाग है इसका जठरागम। क्या है, जठरागम, ठीक है। पहला भाग क्या है, जठरागम, ठीक है। दूसरा है फंडिस,
दूसरा कौन सा भाग है? फंडिस, दूसरा फंडिस भाग है। और तीसरा है जठर निगम। तीसरा भाग कौन सा है? जठर निगम। ये आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है जठरागम, दूसरा होता है फंडिस और तीसरा होता है जठर निगम, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं। तो इन तीनों भागों के बारे में लिखना क्या है? आमाशय का जठरागम की डेफिनेशन क्या बनानी है? तो इसको दिमाग से बनाना पड़ेगा। तो आमाशय का वह भाग जो ग्रेसन नली से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसमें भोजन आता है, एक ही बात है। तो आपको लिखना क्या है कि यह आमाशय का वह भाग जो ग्रेसन नली के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आमाशय का वह भाग, आमाशय का वह भाग जो ग्रेसन नली के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो आमाशय का वह भाग जो ग्रेसन नली के यानी कि ग्रेसन नली के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और फंडिस जो होता है वो आमाशय का मध्य भाग होता है। आमाशय के मध्य के भाग को, आमाशय के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? फंडिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फंडिस कहते हैं, ठीक है। फंडिस कहते हैं, ठीक है। तो आमाशय का जो मध्य का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? फंडिस कहते हैं। जठर निगम क्या होते हैं? यानी कि आमाशय का वह भाग जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है या ग्रहणी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या लिखना है? आमाशय का वह भाग, आमाशय का वह भाग, वह भाग जो ग्रहणी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो लिखना क्या है? यानी कि जठर निगम में क्या लिखना है? आमाशय का वह भाग जो जो ग्रहणी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। किसके साथ जुड़ा होता है? जो ग्रहणी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ग्रहणी क्या है? यानी कि छोटी आंत का ये भाग है, ठीक है। तो आप सभी इसको जल्दी लिखिए, फिर इससे आगे हम छोटी आंत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा। और आमाशय के बारे में 2 का पॉइंट और रह गए हैं, उनको भी बता देते हैं हम, ठीक है। तो पहली बात, आमाशय में HCl होता है। आमाशय में HCl होता है, ठीक है। और HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी बात, ठीक है, क्या लिखना है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। और जबकि जो बच्चों को जो आमाशय होता है वो दूध, खाली दूध पीते हैं बच्चे, दूध पीते हैं, तो दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। कौन करता है दूध का पाचन? लिखना क्या है? बच्चों के आमाशय में, बच्चों के आमाशय में दूध का पाचन, दूध का पाचन रेनिन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन एंजाइम करता है। रेनिन एंजाइम करता है, ठीक है। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है बच्चों के आमाशय में। और कौन कौन से एंजाइम करते हैं? पेप्सिन एंजाइम होता है जो दूध का पाचन करता है, ठीक है। प्रोटीन का, किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। और रेनिन एंजाइम ही है। और HCl भी पाचन करता है, ठीक है। इतना ही रखिए कि पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम जो आमाशय में दूध का पाचन करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा। अब इससे आगे हम छोटी आंत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो छठवां भाग क्या है? छोटी आंत। तो देखिए, आप सभी ने देखा होगा पाचन ठेठ से चलता आ रहा है, ठीक है। मुख में भी पाचन हुआ था, मुख में पाचन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन हुआ था? मुख में किसका पाचन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। और आमाशय में दूध का पाचन हुआ है, ठीक है।
आमाशय में दूध का पाचन हुआ है। अब क्या पढ़ेंगे हम? छोटी आंत। और छोटी आंत में पढ़ेंगे हम, इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है, पहले हम छोटी आंत के बारे में बोल देते हैं। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, और छोटी आंत में भोजन कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस और जो पित्त रस होता है उसका स्रावन होता है, जिसका पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। इसके कारण वो क्या होता है? क्षारीय होता है, जिससे भोजन कैसे हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन का भी पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, मतलब इसमें बचा कुचा सब पूरा जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। जो पाचन बच गया है वो सभी का सब पूरा पाचन कहाँ पर होगा? छोटी आंत में होगा। ठीक है, तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण, विटामिन सभी का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी मीटर इसकी लंबाई होती है? 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और आगे इसकी बात सुनिए कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है अग्र शुद्धांत, दूसरा होता है पश्च शुद्धांत। ठीक है, ग्रहणी, अग्र शुद्धांत और पश्च शुद्धांत, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में शॉर्ट से शॉर्ट लिखा देते हैं हम। ठीक है, इनमें से आपको अच्छे अच्छे पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं, इनमें से अच्छे अच्छे पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह है लिखिए छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का, छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है, इसमें भोजन, इसमें भोजन क्षारीय होता है, इसमें भोजन क्षारीय हो जाता है। ठीक है, इसमें भोजन क्षारीय हो जाता है क्योंकि 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 यकृत से पित्तरस तथा अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावन होता है, अग्नाशय रस का स्रावन होता है। इन रसों का पीएच मान, इन रसों का पीएच मान 7.7 क्षारीय होता है। ठीक है, पीएच मान 7.7 क्षारीय होने के कारण इसका जो यकृत, छोटी आंत में भोजन हो जाता है वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और अगली बात, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 7 मीटर होती है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 7 मीटर होती है। इसमें बचे हुए का पाचन होता है। ठीक है, इसमें सब बचा कुचा हुआ है उस सबका पाचन हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी का पाचन होता है। इन सभी का पाचन होता है। ठीक है,
तो आपकी समझ में आ गया होगा कि छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और बचे कुचे का पाचन भी इसी में होता है, ठीक है। और यह भोजन इसमें मतलब इसमें भोजन क्षारीय होता है क्योंकि यकृत से पित्तरस तथा अग्नाशय रस का स्रावन होता है और इन रसों का पीएच मान होता है वो 7.7 होता है, क्षारीय होता है। जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो 7 होती है, ठीक है। इसमें बचा हुआ जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन सभी का क्या होता है, पाचन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी का इसमें पाचन होता है, ठीक है। तो आप सभी इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे और लिखाते हैं इसमें कुछ। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा, इसमें कुछ और हम आगे लिखते हैं। जब तक इसमें इंक डाल लेता हूं मैं, इंक स्याही। आप सभी से मैंने शुरुआत में जो रिक्वेस्ट की है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने साथियों के साथ शेयर करना है, ठीक है। हम परेशान हैं, मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए सेवाएं दे रहा हूँ। तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है आप सभी का कि वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। मैं कल जिम गया था तो मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, फिर भी मैं आपके लिए सेवाएं दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए सेवाएं दे रहा हूँ। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं। इसमें कुछ और शब्द हैं उनको ऐड करते हैं। और इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जैसे ट्रिप्सिन, ठीक है। अगला है काइमोट्रिप्सिन। अगला क्या है, काइमोट्रिप्सिन। और क्या है इसमें, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। इन सभी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, बचे कुचे भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं, आदि पाए जाते हैं, ठीक है। आदि पाए जाते हैं, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है। तो आप इनको जल्दी से लिखिए और इससे आगे हम छोटी आंत के कुछ भाग लिखा देते हैं, ठीक है। छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा भाग है, ग्रहणी, ठीक है। पहला कौन सा भाग है, ग्रहणी, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अग्रछुदांत। कौन सा होता है, अग्रछुदांत। दूसरा होता है पश्चछुदांत। ये 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्रछुदांत और पश्चछुदांत, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं किसके, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला ग्रहणी, अग्रछुदांत और पश्चछुदांत, ठीक है। तो छोटी आंत के बारे में हमने कंप्लीट